हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर की स्टूडेंट कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग इकोलॉजी में इकोसिस्टम शुरू कर रहे हैं। यानी हमने स्पीसीज इंटरेक्शन खत्म कर दिया, उसमें नेगेटिव इंटरेक्शन पॉजिटिव इंटरेक्शन दोनों में हम आपको बता दिया। यानी हम एक एक चीज आपको डिटेल में म्यूचुअलिज्म से लेकर लास्ट टॉपिक तक हमने पूरा आपको एमेंसरिज्म तक पूरा बता दिया। कहाँ से कैसे हुआ, किसमें कितना बेनिफिट हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ, सारा एग्जांपल्स डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया। और बल्कि मैंने उससे पहले आपको समरी में भी लिखाया था, अगर आपको याद हो तो। और आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर, वो है इकोसिस्टम। सबसे पहले हम इकोसिस्टम को समझते हैं। ऑर्गेनिज्म, आपको पता है जब सेम स्पीसीज का मेंबर्स एक साथ जमा होते हैं वो पॉपुलेशन कहलाता है। यानी 50 कैट है, वो कैट्स का पॉपुलेशन है। जब अलग अलग स्पीसीज एक साथ आते हैं वो कम्युनिटी कहलाता है। फिर जब हम लोग कम्युनिटी में अगर एबायोटिक फैक्टर को लेकर आ जाते हैं, यानी बायोटिक लिविंग है और नॉन लिविंग के साथ जब इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तब शुरू हो जाता है हमारा वहां इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम होने के लिए एबायोटिक और बायोटिक दोनों का होना जरूरी है, और दोनों का एक दूसरे में तालमेल होना भी जरूरी है। तभी हम उस प्लेस को या फिर उस ऑर्गेनिजम्स का कॉम्बिनेशंस को मिला के हम लोग इकोसिस्टम बोलेंगे, उस जगह को इकोसिस्टम बोलेंगे। तो इकोसिस्टम में सबसे पहले बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर आएगा। कैसे आएगा और एबायोटिक फैक्टर क्या है, बायोटिक फैक्टर क्या है, सब समझते हैं। सबसे पहले देखिए, टर्म इकोसिस्टम जो है वो एजी टांसले ने दिया था। यानी इकोसिस्टम शब्द को सबसे पहले इजाद किया था, सबसे पहले इस शब्द को दिया था किसने, एजी टांसले। उसके बाद फादर ऑफ इकोसिस्टम हम लोग मानते हैं एपी ऑडम को। आप लोग को याद रखना ये सब चीज, अरे इनका फुल फॉर्म खोजने की कोशिश ना करें, आपको मिल तो जाएगा बट शॉर्ट ही ठीक है। एपी ऑडम, टर्म बायोजियोकोनियोसिस। अब सर ये क्या है, ये अभी आपको पढ़ाया जाएगा आगे, बायोजियोकोनियोसिस क्या है। बट याद रखिए कि ये टर्म को दिया था कार्ल मोबियस। यानी टर्म इकोसिस्टम शब्द को दिया एजी टांसले ने, फादर ऑफ इकोसिस्टम हम लोग एपी ऑडम को बोलेंगे, और टर्म बायोजियोकोनियोसिस कार्ल मोबियस को बोलेंगे। ये दिया था। अब देखिए, इकोसिस्टम मतलब हम लोग समझते हैं टोटल लिविंग फैक्टर और टोटल नॉन लिविंग फैक्टर। यानी एक इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स होगा, लिविंग होगा और नॉन लिविंग होगा। चलिए हम लोग दोनों फैक्टर्स को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर या फिर एनवायरनमेंट, उसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। यानी इस नेचर का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, यानी कम से कम एक इकोसिस्टम होगा तभी एग्जिस्ट कर पाएगा। यानी एग्जांपल, सिर्फ पॉपुलेशन एक जगह नहीं रह सकता है। सिर्फ 50 कैट को आप नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कैट को और दूसरा ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उसको वाटर चाहिए, उसको टेम्परेचर भी फैक्टर उसके लिए है। यानी एक इकोसिस्टम कम से कम रहेगा तभी वह ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर पाएगा। सिर्फ पॉपुलेशन, सिर्फ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। यानी जब तक बायोटिक एबायोटिक में रिलेशन नहीं चलेगा या फिर बायोटिक बायोटिक में रिलेशन नहीं चलेगा, तब तक वो इकोसिस्टम एग्जिस्ट करेगा ही। यानी मैं अगर बात करूं कि सिर्फ नीम का प्लांट, वो एक लिविंग है, अच्छी बात है, बट जब तक वो सॉइल से, वो टेम्परेचर से, वो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, तब तक ये वहां पर रह ही नहीं पाएगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ना ही कम्युनिटी एग्जिस्ट करता है, ना ही पॉपुलेशन एग्जिस्ट करता है। इस नेचर में कम से कम एक इकोसिस्टम का होना जरूरी है, तभी वो एग्जिस्ट कर पाएगा। इसीलिए कहा गया है स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर फिर इन्वायरमेंट कॉल्ड एज इकोसिस्टम। अब देखिए, जो इकोसिस्टम है उसका मैंने आपको बताया, इकोसिस्टम में दो हिस्सा होगा, यानी लिविंग पोर्शन होगा और नॉन लिविंग पोर्शन होगा। यानी दो कंपोनेंट हो गया, एक लिविंग का और एक नॉन लिविंग का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो एबायोटिक है, यानी एबायोटिक का मतलब लिविंग और बायोटिक मतलब एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, सॉरी, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग। आपको याद रखना है, अगर मैं बोलूंगा ए बायोटिक फैक्टर मतलब नॉन लिविंग फैक्टर। नॉन लिविंग फैक्टर एक इकोसिस्टम में क्या क्या हो सकता है, एक इकोसिस्टम में लाइट का प्रभाव आ सकता है, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, ये सब एबायोटिक फैक्टर हुआ। अब सर बायोटिक में क्या क्या हो सकता है, बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग फैक्टर। इकोसिस्टम में या तो प्लांट होगा, या तो एनिमल होगा, या तो माइक्रोब्स होगा, ये सब लिविंग के तौर पे हो सकता है, और नॉन लिविंग के तौर पे ये सब हो सकता है, और भी कुछ नॉन लिविंग फैक्टर हो सकता है। अब देखिए, इकोसिस्टम जो है मे बी नेचुरल आर्टिफिशियल, यानी इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ज्यादातर तो जो नेचुरल है वही स्टेबल है, जो नेचुरल है वही परमानेंट है, जो नेचुरल है वही आगे रह सकता है। अगर मैं बात करूं पॉन्ड, अगर सिर्फ आपको पॉन्ड बोला जाए तो आपको समझना है नेचुरल, फॉरेस्ट, ये सब जो है नेचुरल है, यानी ये नेचुरल इकोसिस्टम है। सर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होता है क्या? हाँ होता है, एक्वेरियम।
एक्वेरियम में आप सोचिए, अगर वो इकोसिस्टम ना होता तो एग्जिस्ट ही ना करता। एक्वेरियम है, मछली जिंदा रह रही है, मतलब वो इकोसिस्टम है, बट वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि वो इंसान के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसको ह्यूमन सपोर्ट चाहिए। अगर ह्यूमन सपोर्ट नहीं होगा तो एक्वेरियम खत्म हो जाएगा, बट फॉरेस्ट खत्म नहीं होगा। तो ये गार्डन, गार्डन में जब तक गार्डनर वर्क नहीं करेगा, गार्डन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वाटर नहीं देगा, वाटरिंग नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, और ये हो गया आपका नेचुरल इकोसिस्टम। अब देखिए कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जो कंप्लीट इकोसिस्टम हम लोग जिसको बोलते हैं, वो मानिए वो नेचुरल इकोसिस्टम है, क्योंकि नेचुरल इकोसिस्टम ही कंप्लीट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं पॉन्ड, वहां खुद से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, अपने आप में कंप्लीट है, यानी वहां लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, और रह भी रहे हैं सब कोई। फॉरेस्ट या फिर कंप्लीट इकोसिस्टम का एग्जांपल मैं नेचुरल इकोसिस्टम को मान सकता हूं, यानी नेचुरल इकोसिस्टम जितना है वो सारा का सारा कंप्लीट इकोसिस्टम है। बट इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, जैसे कि बेंथिक जोन, मैंने आपको पढ़ाया था, लेक स्ट्रेटिफिकेशन है, आप याद कीजिए, लिम्फेटिक जोन, प्रोफंडल जोन, मैंने आपको बताया था, बेंथिक जोन भी बताया था मैंने आपको। देखिए जो बेंथिक जोन है, वो हम लोग, जो बेंथिक जोन है यानी लेक का सबसे निचला स्तर। अब देखिए लेक का जो सबसे निचला स्तर होगा, आपको पता है वहां सनलाइट नहीं जाएगा, और जब सनलाइट नहीं जाएगा तो वहां पर प्रोड्यूसर नहीं होगा, ऑटोट्रॉप्स नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट नहीं रहेगा तो ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो वहां ऑटोट्रॉप्स नहीं रहेगा। और जब किसी सिस्टम में, इकोसिस्टम में अगर लिविंग ही ना रहे, लिविंग रहे बट उसमें प्लांट्स ना रहे, प्रोड्यूसर ना रहे, तो ये एक प्रकार का हम लोग इनकम्प्लीट इकोसिस्टम मानते हैं। बट वहां पर हेटेरोट्रॉप्स मिल रहा था, माइक्रोब्स मिल रहा था, लेकिन वहां प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था, तो वो, बट वहां पर वो लोग तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना भाई, तो इसलिए उसको हम लोग बोल लेते हैं एक प्रकार का इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। उसी तरह एक्वेरियम, ये भी एक प्रकार का इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है, क्योंकि एक्वेरियम में मानिए बाहर से ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है, ये खुद से स्टेबल नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट रहता तो खुद रहता। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मानिए कि वो इनकम्प्लीट इकोसिस्टम का एग्जांपल है। जितना भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, मैन मेड इकोसिस्टम है, वो सब के सब इनकम्प्लीट है, और जितना भी नेचुरल है वो सब के सब कंप्लीट है। अगर मैं बात करूं परमानेंट इकोसिस्टम, टेम्परेरी इकोसिस्टम, तो जो परमानेंट इकोसिस्टम है वो फॉरेस्ट है, वो रिवर है, या फिर नेचुरल इकोसिस्टम। यानी सिंपल बात, जो नेचुरल होगा वही कंप्लीट होगा, जो कंप्लीट होगा वही परमानेंटली रहेगा। यानी ये तीनों सेम है, नेचुरल रहेगा तभी कंप्लीट होगा, कंप्लीट होगा तो ही परमानेंट रहेगा। तो ये सब आपका जो फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, ये सब परमानेंट इकोसिस्टम है। बट टेम्पररी इकोसिस्टम है, टेम्पररी इकोसिस्टम मतलब वो इकोसिस्टम जो शॉर्ट लिव्ड हो, यानी बहुत कम समय के लिए हो, या परमानेंटली नहीं रहेगा, अनस्टेबल टाइप से है, कुछ दिन रहेगा फिर इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अगर ये सबको ह्यूमन सपोर्ट ना मिले, गार्डन को, एक्वेरियम को, तो ये चीज ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। यानी ये सब हो गया, यानी जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा वही इनकम्प्लीट होगा, और इनकम्प्लीट होगा तो वो टेम्पररी रहेगा, ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। अब देखिए स्मॉल इकोसिस्टम और लार्ज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब हम लोग बोल रहे हैं लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, इंटरेक्शन करे, इकोसिस्टम हो गया। लिविंग, नॉन, एक ड्रॉप ऑफ वाटर का मैं अगर बात करूं, वहां भी कुछ माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं, और वाटर खुद में एक नॉन लिविंग फैक्टर है। क्या लिविंग और नॉन लिविंग वहां पर हुआ? हाँ हो गया सर, लिविंग नॉन लिविंग रहा, तो वो भी एक, या मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि वो टेम्पररी है, परमानेंट है, आर्टिफिशियल, नेचुरल है, बट एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी एक इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि एक ड्रॉप ऑफ वाटर में कुछ माइक्रोब्स रहेंगे, और वो ड्रॉप ऑफ वाटर जो है, वाटर खुद नॉन लिविंग है, तो बायोटिक और एबायोटिक वहां इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो एक स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम नैनो इकोसिस्टम, जिसका एग्जांपल है ड्रॉप ऑफ वाटर। या फिर अगर मैं बात करूं लार्ज इकोसिस्टम का, तो ओशियन। अब देखिए नेचुरल इकोसिस्टम होगा वही कंप्लीट होगा, वही कंप्लीट होगा तो परमानेंट रहेगा। अब देखिए जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसके अंदर आपको तीन क्वालिटीज मिलेंगे। वो सेल्फ सस्टेनेबल होगा, यानी खुद से वो रन होगा, खुद से रन होगा, वहां पर अगर कुछ गड़बड़ी आ जाता है खुद से सुधार हो जाएगा। सेल्फ सस्टेनेबल होगा, सेल्फ मेंटेनेबल होगा, यानी इसको इंसान द्वारा मेंटेन नहीं किया जाता। जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो खुद से मेंटेन होते हैं। सेल्फ रेगुलेटेबल होता, यानी वो खुद से ही रेगुलेट होगा। जो नेचुरल इकोसिस्टम है सेल्फ सस्टेनेबल, यानी खुद से सस्टेन होने वाला, खुद से चलने वाला। सेल्फ मेंटेन, खुद से मेंटेन वाला। सेल्फ रेगुलेट, यानी खुद से वो रेगुलेट हो जाता है, उसको कोई भी बाहर से आर्टिफिशियल सपोर्ट का जरूरत नहीं है। नेचुरल इकोसिस्टम टेरेस्टेरियल भी हो सकता है, नेचुरल इकोसिस्टम एक्वाटिक भी हो सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं वेटलैंड, पॉन्ड, रिवर, ओशियन, स्वैम्प, ये सब के सब टेरेस्टेरियल है। और एक्वाटिक का मैं अगर बात करूं, सॉरी, यहां पर अगर मैं बात करूं
ये सब के सब जो है वो टेरिस्टेरियल है। और यहां पर अगर मैं इसका बात करूं तो ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है। एक्वाटिक इकोसिस्टम मतलब वो इकोसिस्टम जो वाटर में एग्जिस्ट करता है, जैसे वेटलैंड, पॉन्ड, रिवर, ओशियन, स्वैम्प, ये सब के सब एक्वाटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल है। और टेरिस्टेरियल मतलब वो इकोसिस्टम जो लैंड में रहे, जैसे कि फॉरेस्ट लैंड में होगा, ग्रासलैंड लैंड में होगा, डेजर्ट ये भी लैंड में होगा, एक ट्री भी एक इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि वहां ट्री में भी कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं जो ट्री के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो ट्री में खुद में ही रह रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का एक इकोसिस्टम है। अब देखिए नेचुरल होगा तो कंप्लीट परमानेंट, नेचुरल का दो, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल। अब अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का, तो आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम होगा वो इनकम्प्लीट होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन सपोर्ट चाहिए उसको, और वो टेम्पररी होगा, नीड ह्यूमन सपोर्ट। इसके बाद मैं एग्जांपल बोलूं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का, तो गार्डन, क्रॉपलैंड यानी फील्ड, और उसके बाद एक्वेरियम। जो गार्डन है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं, आर्टिफिशियल है, क्योंकि गार्डन में जब तक गार्डनर वर्क नहीं करेगा तो प्लांट्स वहां पर मर जाएंगे। अगर मैं बात करूं क्रॉपलैंड, क्रॉपलैंड एक इकोसिस्टम है, फील्ड खेत, अगर वो इकोसिस्टम नहीं होता तो इतना दिन रहा कैसे? 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना एक खेत एग्जिस्ट करता है, मतलब वो एक इकोसिस्टम बन जाता है, बट उसको ह्यूमन सपोर्ट चाहिए। अगर मैं बात करूं एक्वेरियम, ये एक्वेरियम जो है ये भी इकोसिस्टम है, लेकिन ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम है। ठीक है बच्चों, आप लोग एक काम कीजिए, इकोसिस्टम से रिलेटेड मैंने आपको सब चीज लगभग बता दिया। अब हम लोग आगे इकोसिस्टम का बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स, और डिटेल में भर भर के इसका आगे हम लोग स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट का बाल का खाल निकाल के पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग इकोसिस्टम को समझ चुके होंगे, इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग एक बहुत अच्छा इसी से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे, और देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में दो स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था, बायोटिक और एबायोटिक। हम लोग डिटेल से एक एक को पढ़ेंगे, उससे पहले एक फ्लो चार्ट, यानी हम लोग इसमें पूरा सिर्फ फ्लो चार्ट बनाए हैं, इसमें फिर एक एक करके आगे ले जाकर हम लोग समझेंगे। देखिए जो इकोसिस्टम है उसमें बायोटिक पार्ट है यानी लिविंग पार्ट, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग पार्ट, यानी ये लिविंग है और वो नॉन लिविंग है। जो लिविंग होता है इकोसिस्टम में वो या तो प्रोड्यूसर होगा या तो कंज्यूमर होगा, मतलब जो लिविंग होगा वो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स ही होगा। अब देखिए जो हम लोग जो लिविंग में से जो ऑटोट्रॉफ यानी जो खुद से खाना बना सकता है, सेल्फ, जैसे प्रोड्यूसर हो गया, प्लांट्स हो गया, उसको हम लोग मानते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है ऑटोट्रॉफ, यानी जो खुद से खाना बनाए, यानी लिविंग में से जो एनिमल है वो है हेटेरोट्रॉप्स और जो प्लांट्स है वो है ऑटोट्रॉप्स। तो प्रोड्यूसर यानी इसमें क्या क्या आएगा? जो खुद अपना अपना खाना बना सकता है। कुछ मोनेरा भी ऐसा है, सिर्फ प्लांट्स नहीं, कुछ मोनेरा, कुछ प्रोटिस्टा, और सभी के सभी प्लांट्स, ये सब के सब प्रोड्यूसर है, यानी ये लोग अपना खाना खुद बना सकता है। ऑल प्लांटी, सभी प्लांट, सम प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा, और सम मोनेरियंस, कुछ मोनेरा, ये लोग अपना खाना खुद बना सकता है। ये लोग हो गया प्रोड्यूसर का कैटेगरी में आ गया। फंजाई और एनिमलिया ये अपना खाना नहीं बना सकता, ये इधर आएगा। अब देखिए जो लोग अपना खाना नहीं बना सकता है वो लोग कंज्यूमर में आ गया। कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर है, दोनों ही लिविंग है, लेकिन ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं खाना को। हेटेरोट्रॉप्स मतलब वो जो लोग अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे, जैसे कि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली दूसरे एनिमल्स या फिर प्लांट्स पर निर्भर है ये लोग। फंजाई, सबके सब फंजाई, एक भी फंजाई ऐसा नहीं जो खाना बना पाएगा। सम मोनेरा, सम प्रोटिस्टा, ये हो गया माइक्रोब्स, यानी ये माइक्रोब्स हो गया, ये लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। क्या? ऑल फंजाई, सम मोनेरा, सम प्रोटिस्टा, और प्लांट्स अपना खाना बना सकता है। तो प्लांट्स कंज्यूमर नहीं है, प्लांट्स हेटेरोट्रॉफ नहीं है, प्लांट्स है ऑटोट्रॉफ। अब देखिए कंज्यूमर में भी, यानी जो लोग अपना खाना नहीं बना सकते वो लोग कंज्यूमर है, उसमें भी दो कैटेगरी हो गया, कुछ है छोटा कंज्यूमर और कुछ है बड़ा कंज्यूमर। जो छोटा है वो माइक्रो, जो बड़ा है वो मैक्रो। जो मैक्रो कंज्यूमर है ये लोग बड़ा कंज्यूमर है। बड़ा कंज्यूमर मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, ग्रास को खाते हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स या फिर प्लांट सैप ईटिंग इंसेक्ट्स, ऐसा इंसेक्ट या फिर ऐसा हर्बीवोर्स जो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स तो डायरेक्ट प्लांट को ही खाते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट ये डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं, डायरेक्टली फीड ऑन प्रोड्यूसर। जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ये क्या करता है? ये डायरेक्टली फीड ऑन हर्बीवोर्स, यानी ये हर्बीवोर्स को खाते हैं।
और अगर मैं बात करूं टर्शरी या फिर टॉप कंज्यूमर, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है। जैसे कि मैन हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब के सब मैक्रो कंज्यूमर है, बड़ा कंज्यूमर। बड़ा कंज्यूमर में भी 3 कैटेगरी, जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाए, प्राइमरी कंज्यूमर जैसे हार्बीवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर जो हार्बीवोर्स को खाए, जैसे उल्फ हो गया, या हार्बीवोर ये गोट को खाता है, तो गोट है वो प्राइमरी में आएगा। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर गोट, गोट डायरेक्ट खा रहा है प्लांट्स को, फिर उल्फ खा रहा है गोट को, फिर उल्फ को खा रहा है लॉयन। तो अगर मैं यहां लिखूं तो ऐसा हो सकता है जैसे कि गोट है, गोट को खा गया उल्फ और उल्फ को खा गया लायन। तो ये देखिए, ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया टर्शियरी कंज्यूमर या फिर टॉप कंज्यूमर। और जो गॉट है वो खाएगा किसको आगे, प्लांट्स को, जो क्या है प्रोड्यूसर है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स किसी और को नहीं खा रहा है, तो वो हो गया प्रोड्यूसर। अब देखिए माइक्रो कंज्यूमर, मतलब वो कंज्यूमर जो बहुत छोटा होता है। माइक्रो कंज्यूमर, मैक्रो कंज्यूमर, ये सब के सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पर निर्भर है, लोग अपना खाना नहीं बना सकता है, याद रहे। लेकिन ये लोग बड़ा है तो मैक्रो कंज्यूमर, ये लोग छोटा कंज्यूम करते हैं, छोटा कंज्यूमर। जैसे कि डिकम्पोजर्स यानी बैक्टीरिया, फंजाई, ये लोग भी कंज्यूम करते हैं। जो फंजाई होते हैं या फिर जो बैक्टीरिया होता है, ये लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, तो ये लोग प्लांट्स के ऊपर या फिर एनिमल्स के ऊपर निर्भर रहता है, बट बहुत कम खाना खाता है, तो ये लोग हो गया माइक्रो कंज्यूमर। अब देखिए, ये बायोटिक हम लोग पूरा पढ़ लिए। बायोटिक यानी बायोटिक में लिविंग था, लिविंग में 2 कैटेगरी, एक अपना खाना बनाने वाला प्रोड्यूसर, एक नहीं बनाने वाला कंज्यूमर। कंज्यूमर में 2, बड़ा छोटा। अब देखिए एबायोटिक फैक्टर में हो गया लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एयर, ये सब एबायोटिक, यानी ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। अब हम लोग इकोसिस्टम में क्या क्या फंक्शन होता है वो सीखते हैं। इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी होता है, इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होगा, इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन होगा। अब ये एक एक चीज को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। प्रोडक्टिविटी क्या है, एनर्जी फ्लो क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल। अब देखिए ये फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में आते हैं, इकोसिस्टम में ये सब चीज होता है। न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब होता है बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो मींस लिविंग, जियो गैस मिनरल्स, ये साइकिल इसको हम बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। ये एक एक टॉपिक करके आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। प्रोडक्टिविटी एक लंबा टॉपिक आएगा, एनर्जी फ्लो एक अच्छा टॉपिक आएगा, डिकम्पोजिशन एक टॉपिक है, न्यूट्रिएंट साइकिल एक टॉपिक है। आपको टेंशन नहीं लेना कि सर ये सब है क्या, ये फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में आगे जाके ये सब डिटेल में अभी जस्ट आने वाला है, इसको टेंशन नहीं लेना है। आपको ध्यान में ये रखना है कि बायो मतलब होता है लिविंग्स, और जो इसको हम लोग नॉन लिविंग पार्ट को जियो भी बोलते हैं। तो प्लांट्स एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, या फिर हो सकता है प्लांट्स माइक्रोब्स के साथ करे, एनिमल माइक्रोब्स के साथ करे, फिर ये इनके साथ और ऐसे इंटरेक्शन, यही आपका सिखाता है बायो जियो। तो देखिए बच्चों, आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, हम लोग जो अभी पढ़े इकोसिस्टम का 2 बड़ा हिस्सा है। इकोसिस्टम बना ही 2 चीज से, या तो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा। लिविंग को हमने कहा बायोटिक, नॉन लिविंग को कहा एबायोटिक। नॉन लिविंग में होगा ये सब चीजें, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एयर, और लिविंग में होगा, तो लिविंग जो है उसमें एनिमल और प्लांट्स होगा। तो जो एनिमल्स होता है वो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पर या फिर प्लांट्स पर निर्भर रहता है, लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेता है। तो ये सब हो गया आपका प्रोड्यूसर में आ गया, प्लांट्स हो गया, ग्रास हो गया, ये सब आपका हो गया प्रोड्यूसर में आ गया। अब देखिए हमने कंज्यूमर यानी जो लोग हेटेरोट्रॉप्स है, उसमें सब के सब एनिमल्स, कोई एनिमल नहीं है जो खाना खुद बनाता है। एनिमल्स या तो एनिमल्स पर निर्भर रहेगा तो प्लांट्स पर निर्भर रहेगा। फंजाई, सम मोनेरियन, सम प्रोटिस्टा, ये सब माइक्रोब्स है। ये कंज्यूमर में 2, बड़ा कंज्यूमर मैक्रो, छोटा कंज्यूमर माइक्रो। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब वो कंज्यूमर जो डायरेक्टली डिपेंड रहता है, मानिए एक प्रोड्यूसर के ऊपर, ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर ये है। ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, यानी इस कंज्यूमर ने इस हर्बिवोर्स को खाया, और ये जो लॉयन है या फिर उल्फ टाइगर है, ये लोग उल्फ को खाया, तो ये हो गया टर्शरी या फिर टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर इसीलिए बोला गया क्योंकि इनको कोई नहीं खाता है। जैसे इंसान जो है वो बकरी का गोश्त अगर खा रहा है, तो मानिए वो यहाँ बकरी है, इंसान यहाँ से यहाँ खा गया, तो ऐसा नहीं है इंसान को कोई और दूसरा नहीं खा रहा है, यानी इंसान किसी और, इंसान अपना, इंसान का प्रीडेटर नहीं है कि इंसान को कोई और खाएगा। इसीलिए जो इंसान है वो टॉप कंज्यूमर में गिना जाता है। लॉयन को दोबारा कोई और नहीं खाने वाला है, टाइगर को कोई और नहीं खाने वाला है,
आदमी को कोई और नहीं खाने वाला है। जनरली ये लोग को कोई नहीं खाता है, तो ये लोग टॉप कंज्यूमर में आ गया, यानी ये लोग किसी और को कंज्यूम करते हैं लेकिन इन्हें कोई कंज्यूम नहीं करता है, तो ये सब हो गया टॉप कंज्यूमर। अब टेंशन ना ले, जो फूड चेन फूड वेब आएगा ना, आपको कंज्यूमर और ये इतना डिटेल में बताया जाएगा, वहां पर पूरा लाइन लग जाएगा ये सब चीज का, एक एक पॉइंट। बस अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग, इसीलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। जो डायरेक्ट हर्बीवोर्स जो है, हर्बीवोर जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाए वो है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, मैंने हर्बीवोर। फिर हर्बीवोर को जो खाएगा वो हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसको जो खाएगा वो टॉप या फिर टर्सरी कहलाता है। तो और माइक्रो कंज्यूमर मतलब छोटा कंज्यूमर, बैक्टीरिया सब के सब फंजाई, ये सब डिकम्पोजर्स भी है। ठीक है बच्चों, आप लोग इस टॉपिक को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम खत्म हो रहा है, और हम लोग अब इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा इकोसिस्टम, मैंने आज पूरा लेक्चर में आपको इकोसिस्टम के बारे में पूरा जानकारी दिया। इकोसिस्टम कितना प्रकार का होगा, इकोसिस्टम किस किस टाइप का हो सकता है, इकोसिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स है, और मैंने आपको एक समरी टाइप से सब बता भी दिया कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी हो कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर, हेटेरो, ऑटो, सब पूरा डिटेल में तो नहीं बताया, बट मैं ओवरव्यू दे दिया ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब इन सब चीजों को एक एक करके स्टार्ट करूं तो आपका माइंड में कोई डाउट ना रहे, आपको क्लियरिटी रहे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक पेज आपको नोट्स का रेडी रखना है। ऐसा नहीं कि सर कुछ बना रहे हैं कुछ छोड़ रहे हैं, आपका हर एक पॉइंट नोटबुक में होना चाहिए। यानी नोटबुक में अगर आपको सीधा नहीं बन रहा है तो आड़ा करके बनाइए, लैंडस्केप मोड में, बट बनाइए। नोटबुक में हर एक पॉइंट आपका होना चाहिए। जब तक ये आप नोट नहीं करेंगे फिर बाद में बच्चों भूल जाएंगे आप। और हाँ बच्चों, एक चीज ध्यान रहे, अगर वीडियो का क्वालिटी आपको लगे कि थोड़ा सा दिक्कत है तो कोई बात नहीं, 1080 में HD करके देखिए, क्योंकि हमारा आपको पता है डेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड में डेटा स्टोर होना चाहिए। और माइंड तभी फिट रहेगा जब आपका कॉपी में क्लियर रहेगा। क्लियर कब रहेगा, जब क्लियर देख पाएंगे। तो उसके लिए एकदम आप कंजूसी ना करें बच्चों, पढ़ाई है ये। और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग एकदम पूरा एनर्जी के साथ चल रहे हैं। और कुछ भी, मैं अब तक तो आपको कुछ नहीं रटाया हूं, हर एक चीज में आपको डिटेल से बताए, एक एक चीज आपको। और आगे भी हर एक टॉपिक इतना आसानी के साथ ही रहेगा। तो ठीक है बच्चों, नोट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स बच्चों।